महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन सरकार लगातार संकट में बनी हुई है। बीजेपी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इन सब के बीच में दो बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। एक बड़ी खबर तो ये कि शिवसेना एकजुट हो सकती है, यानी जो राज ठाकरे हैं वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर और ये चल रही है कि अब अजीत पवार एक बार फिर अपने चाचा से हाथ मिला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार 3 बार चाचा भतीजे की हुई मुलाकात ने इस तरह की खबरों को एक बार फिर से तेज कर दिया है। क्या जानकारी अविनाश जी? हाँ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस समय हालात बने हुए हैं, उसके बाद से जो बीजेपी की सरकार है, वैसे तो ये वो महायुति की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरीके के फैसले महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं उस अपनी सरकार को उसी तरीके से चला रहे हैं जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी चलाते हैं, कि नाम के लिए वो गठबंधन की सरकार है, सारे फैसले एक ही व्यक्ति ले रहा है। और इसको लेकर चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, दोनों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार है तो उनके जो मंत्री हैं, अब हालत ये है कि जो मंत्री एनसीपी का है, मंत्री शिवसेना का है, लेकिन वो अपना स्टाफ भी नियुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे देवेंद्र फडणवीस की इजाजत लेनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार की तरफ से सीएम ऑफिस की तरफ से साफ साफ आदेश है, अगर आपने आदेश नहीं लिया सीएम का तो फिर आपके स्टाफ की जो सैलरी है वो सरकार नहीं देगी, आपको अपनी जेब से ही देनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर एनसीपी और शिवसेना के अंदर नाराजगी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हालात बनना शुरू हुए हैं उससे सीधा सीधा लग रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार कोई बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका असर देवेंद्र फडणवीस पर भी दिखाई दे रहा है और केंद्र में बीजेपी सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लगातार सबसे पहले तो उन मुलाकातों पर नजर डाल देते हैं जो पिछले कुछ दिनों में 3 बार हुई हैं, जिसने इस तरह की अटकलों को एक बार फिर तेज कर दिया है कि क्या चाचा भतीजे यानी कि अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आने वाले हैं। नाराजगी तो अजीत पवार की लगातार बनी हुई है, कई मामलों में देखा गया है, हालांकि वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इस सब के बीच में जब 3 बार लगातार चाचा भतीजे मिलते हैं तो सियासत गर्मा रही है। सबसे पहले बात करें 21 अप्रैल की, जब पुणे के संकार संकुल यानी चीनी परिसर में आयोजित बैठक में दोनों शामिल हुए। कृषि और चीनी उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग पर चर्चा के दौरान दोनों एक ही मंच पर दिखे, और बड़ी बात यह कि जो ये बैठक थी वो करीब 1.5 घंटे तक चली थी और इसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इससे पहले चर्चा ने जोर तब पकड़ा था जब 12 अप्रैल को भी ये दोनों एक ही मंच पर नजर आए थे। 12 अप्रैल को सतारा में एक ही मंच पर नजर आए थे और सतारा के छत्रपति शिवाजी कॉलेज में रयत शिक्षण संस्थान की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। इसी तरह इससे पहले 10 अप्रैल को भी दोनों एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए थे और इस खबर ने भी चर्चा का बाजार गरमा दिया कि आखिर चाचा भतीजे लगातार मिल क्यों रहे हैं। तो 10 अप्रैल को शरद पवार ने अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार की सगाई समारोह में हिस्सा लिया था। जय पवार और ऋतुजा पाटिल की सगाई पुणे में अजीत पवार के फार्म हाउस में हुई थी और इसके बाद से जब 21 अप्रैल को भी जब मिले दोनों और इसकी जब तस्वीरें सामने आई तो अब चर्चा हो रही है कि चाचा और भतीजे बार बार मुलाकात क्यों कर रहे हैं। क्या इन मुलाकातों के पीछे कोई वजह है? क्या चाचा भतीजे साथ आने वाले हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है अविनाश जी। हाँ, क्योंकि जिस तरीके की हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार सरकार में तो जरूर शामिल है, उनकी इच्छा तो यह थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन इस सरकार में डिप्टी सीएम का जो उनका कद है वो काफ़ी छोटा हो गया है, मतलब काफ़ी घटा दिया गया है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हालत ये है कि अपनी मनमर्जी के वो पालक मंत्री तक नहीं बनवा पाए हैं। तो इसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले जब अमित शाह जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तो रायगढ़ में जो शिवसेना एनसीपी का गढ़ माना जाता है, एनसीपी का कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं और अजीत पवार को ही नहीं बोलने देते मंच से। तो नाराजगी तो बनी हुई है उनके एनसीपी की और बीजेपी के बीच में, और नाराजगी तो दूसरी तरफ शिवसेना के साथ में भी एनसीपी की चल रही है। और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरीके से शरद पवार के साथ उनकी अजीत पवार की मुलाकातें चल रही हैं, क्योंकि अगर अजीत पवार पाला बदलेंगे तो सीधी सी बात, बिना शरद पवार के इजाज़त के उनको महाविकास अघाड़ी में एंट्री नहीं मिलेगी।
और महाविकास अघाड़ी के बिना जाहिर सी बात है अगर अजीत पवार अकेले सियासत करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में इस समय आप अकेले सियासत नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी गठबंधन में शामिल होना ही पड़ेगा। और अजीत पवार को यह भी पता है कि उनके अकेले अलग होने से महाराष्ट्र सरकार पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि एकनाथ शिंदे भी साथ में अलग हों। तो इसीलिए आप देखिएगा पहले शुरुआत में आप देखिएगा जो बीजेपी जो महायुति गठबंधन है उसमें बीजेपी का तालमेल दोनों से था, अजीत पवार से भी था, एकनाथ शिंदे से भी था। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी से एक तरीके से दोनों की दूरियां बढ़ गई हैं और अजीत पवार और जो शिवसेना है वो जरूर करीब आती हुई दिखाई दे रही है। तो सीधा सीधा ये यदि दोनों पार्टियां अलग होती हैं और जो हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से शिवसेना एकजुट हो रही है और दूसरी तरफ एनसीपी एकजुट हो रही है, अगर ये दोनों पार्टियां दोबारा से एकजुट हो जाती हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पुरानी स्थिति में आ जाता है तो महाराष्ट्र सरकार का गिरना भी तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और इससे पहले अजीत पवार का एक बयान भी आया था जिसने भी इसी तरह के संकेत दिए थे कि कहीं ना कहीं अजीत पवार नाराज हैं और जिस तरीके की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जा रही है या जिस विचारधारा के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है वो अजीत पवार उसका समर्थन नहीं करते हैं। चाहे वो औरंगजेब वाला मामला हो, तो जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जो बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही थी, उस दौरान भी ये देखा गया था कि अजीत पवार गुट के जो नेता थे उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। वहीं हिंदी को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश भर में, हिंदी थोपने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर वो दक्षिण राज्य हो, सभी जगह पर हिंदी को लेकर एक अलग सी लड़ाई छिड़ गई है। जैसे कि जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि जो एजुकेशन सिस्टम है दक्षिण राज्यों में या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में, यहाँ पर हिंदी को जो शामिल करने की पर दबाव जो बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, उसका विरोध हो रहा है। और उस विरोध के बीच में जब अजीत पवार से सवाल किया गया था तो अजीत पवार ने बहुत ही हैरान करने वाला जवाब दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि हिंदी को लेकर वही विवाद पैदा करते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अंग्रेजी का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है और इसी तरह कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हालांकि इस बात पर विवाद है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। यानी इस पूरे मामले से अजीत पवार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठा था कि आखिर अजीत पवार ने निशाना किस पर साधा है, वो किसके लिए ये कहना चाहते हैं कि वो लोग इस विवाद में पड़े हैं जिनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या उनका इशारा फडणवीस और मोदी सरकार पर था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के नाम पर यह कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वो अपने राज्यों में हिंदी को बढ़ावा दें, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने उसी जो नई शिक्षा नीति उसको लागू भी कर दिया और ये भी कह दिया कि भाई हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन मराठी अस्मिता की जब बात आई तो फिर चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत पवार हो, ये सभी लोग एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि बीजेपी के जो मराठा नेता हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस के जो फैसला है उससे एक तरीके से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। जो इस भाषा नीति को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी उसने भी देवेंद्र फडणवीस की सिफारिशों को खारिज कर दिया है। तो देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मुद्दे में अलग थलग पड़ गए हैं और जिस तरीके से अजीत पवार ने बोला है भाषा नीति को लेकर, सीधा सा निशाना देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में काम के नाम पर तो कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि सारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी गुजरात जा रही हैं, महाराष्ट्र में कुछ एक तरीके से नया कुछ नहीं हो रहा है। तो जो बीजेपी का इसीलिए ध्यान जो है वो इसी तरीके के विवादों पर है कि विवाद खड़े होते रहे। आप देखिएगा पहले औरंगजेब के विवाद खड़ा किया गया, अब नई शिक्षा नीति के नाम पर वहाँ विवाद खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो चाहती है कि जो अभी बीएमसी चुनाव होना है तब तक इसी तरीके के विवाद बने रहें और जनता का जो ध्यान है वो सरकार ने जो एक तरीके से चुनाव में वादे किए थे उस तरफ ना जाए। लेकिन जाहिर इस तरीके के मामले में जब आप चुनाव में जाएंगे तो जनता विवाद को वोट नहीं देगी। जनता से आपने वोट विवाद के लिए नहीं लिया था, आप अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे, जनता से कई वादे किए थे, आप वो वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो वादे पूरे नहीं कर पा रही है तो नए नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं और इसको लेकर ही जो महायुति सरकार है
वो पूरी तरीके से विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पर साफ है कि अजीत पवार जिस तरह से तल्ख होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय बीजेपी से अलग रखी है और ये साफ मैसेज दिया है कि वो बीजेपी की विचारधारा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। और इन सब के बीच में लगातार अजीत पवार की शरद पवार से मुलाकातें हो रही हैं। एक ही महीने में, एक ही हफ्ते के अंदर लगातार 3 बार उन्होंने मुलाकात की है, मंच साझा करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में चाचा और भतीजे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की नजदीकी बढ़ना, इधर अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकी बढ़ना, और आने वाले समय में हो सकता है एकनाथ शिंदे भी नाराज होकर बीजेपी से दूरी बना ले, तो बीजेपी पर बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एनडीए सरकार पूरी तरह से खतरे में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।